आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। हो सकता है हम लोगों ने कल की कक्षा में एक बात तो पढ़ा था कि, और कल क्या, हमेशा एक यह बात हम लोग पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं कि किसी भी भाव में उस भाव से त्रिकोण भाव के स्वामी यदि बैठते हैं, नियम यह है कि किसी भी भाव में उस भाव से त्रिकोण भाव के स्वामी बैठते हैं तो फल बहुत ही अच्छे देते हैं। इसके कारण पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोई भी त्रिकोण हो, चाहे लग्न कुंडली वाली त्रिकोण हो, जिसे हम लोग पंचम लग्न एवं नवम का जो त्रिकोण मानते हैं वह हो, या दूसरे भाव से जो संबंधित त्रिकोण बनती है वह हो, या तीसरे भाव से संबंधित जो त्रिकोण बनता है यह हो, यह गलत है। रुकिए। तीसरे भाव से जो त्रिकोण बनता है वह त्रिकोण हो, या 12वें भाव से जो त्रिकोण बनता है यह त्रिकोण हो। चार ही त्रिकोण कुंडली में बनते हैं ना? चारों त्रिकोण का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, परंतु आप गौर से देखेंगे, हालांकि आप सबों को पूर्व से भी ज्ञात है, तो अगर हम राशियों को स्थापित करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एवं 12। अब पहला त्रिकोण हुआ 1 5 9। यह सदैव तो इसी स्थिति में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, भाव में बदलते भाव बदल जाएंगे, लेकिन त्रिकोण में तो राशियों की स्थिति यही रहेगी ना। दूसरा त्रिकोण बना 2 6 एवं 10। तीसरा त्रिकोण बना 3 7 11। चौथा त्रिकोण बना 4 8 12। इन सभी के स्वामी आपस में मित्र है या नहीं है? इन तीनों के स्वामी आपस में मित्र हैं, कोई किसी का शत्रु है? शायद हमारी आवाज आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं कि हम लिफ्ट हो गए जी। मित्र है ये लोग। 2 6 10 इन तीनों के स्वामी भी आपस में मित्र हैं। 3 7 11 के स्वामी आपस में मित्र हैं। 4 8 12 के स्वामी आपस में मित्र हैं। तो इन चीजों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अब यहीं पे यदि लग्न भाव के स्वामी यदि नवम भाव में बैठेंगे तो एक तो अपने मित्र राशि में हो जाएंगे, चाहे वह किसी भी लग्न की कुंडली हो, अपने मित्र राशि में ही रहेंगे। और जब लग्नेश स्वयं नवम भाव में होगा, यानी कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य भाव में होगा,
व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य स्थान में चला जाएगा तो क्या कभी भी अशुभ फल की कल्पना की जा सकती है? क्योंकि वहां पर वह शत्रु राशि में नहीं होगा, वहां पर अपनी नीच राशि में नहीं होगा, फल अच्छे ही मिलेंगे। हाँ, वह ग्रह पीड़ित न हो। अब क्या क्या फल अच्छे मिल सकते हैं? तो गुरु जी किसी जातक भी, यानी कि गुरु जी किसी भी स्थिति में 5वें और 9वें भाव में मित्र ही ग्रह बैठते हैं, मित्र ही की राशि होती है किसी भी स्थिति में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी राशि का लग्न हो, यदि लग्नेश नवम भाव में बैठता है तो वह अपने मित्र की ही राशि में बैठता है, इसलिए वह सदैव अच्छे फल देता है। और नौवां भाव उच्च शिक्षा का है, नौवां भाव धर्म का है। तो जिसके पास में उच्च शिक्षा हो जाती है और जो धार्मिक विचारधारा का होता है उसमें क्षमाशीलता अपने आप आ जाती है। जिसके पास में धर्म की भी भावना हो, उच्च शिक्षा हो, उसमें तेजस्वी तो व्यक्ति हो ही जाता है, आत्मबली हो ही जाता है, धर्मात्मा हो ही जाता है। तो जब सब यह गुण बने हों, अगर मिल रहे हों, तो व्यक्ति सुखी जीवन जीता ही है सामान्यतः वो। और हाँ, वह ग्रह अंशात्मक मान से भी ठीक ठाक हो। किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि किसी क्षेत्र में उसका काम धंधा बहुत अच्छा चलता है, किसी प्रश्नों के आलोक में अच्छा है, उसका भाग्य नसीब साथ दे रहा है, किसी आलोक में गड़बड़ हो गया, तो वह देखा जाएगा कि लग्नेश किस वर्ग कुंडली में खराब स्थिति का हो गया। अगर लग्न कुंडली में, अगर वर्ग कुंडली में लग्नेश जिस वर्ग कुंडली में खराब स्थिति में हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, शत्रु राशि में हो जाएगा, तो जीवन के उस क्षेत्र से संबंधित भाग्योदय होने में या उस सफलता मिलने में या उस जीवन के उस प्रश्न से संबंधित क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं हो सकती है। जी गुरु जी। ऐसा हम सबको समझना चाहिए। अब इसके बाद में जब जिस व्यक्ति के पास में, अब क्यों पुस्तक की शब्दों को हम लोग यहाँ पर हूबहू चर्चा नहीं करते, पुस्तक के शब्दों को हम लोग क्यों शब्द में डाल करके फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि फिर जो हम लोग सीख ले, समझ ले, फिर भविष्य में वह भूल ना पाए। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि यदि लग्नेश नवम भाव में होता है तो यह उच्च शिक्षा का भाव है और व्यक्ति स्वयं आ गया तो थोड़ा सा उच्च शिक्षा या उच्च ज्ञान हो जाना स्वाभाविक है। तो जिसके पास में उच्च ज्ञान हो जाएगा वह, उसके शत्रु कम होंगे, वह उसमें क्षमा दया की भावना होगी, चूंकि धर्म भाव है, व्यक्ति धर्मात्मा होगा, सुखी होगा। और जो व्यक्ति विद्वान होता है उसका पहचान विद्वानों के साथ में ही होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि लग्नेश नवम भाव में हो तो व्यक्ति की दोस्ती पहचान बड़े बड़े विद्वानों से, प्रतिष्ठित विद्वानों से हो सकता है। नवम भाव में लगने से होने से एक योग यह भी बनता है, यदि कुंडली में अन्य योग भी नौकरी के बने हुए हों तो व्यक्ति को उच्च अधिकारी वाला योग बनता है, उच्च अधिकारी पे नौकरी होती है, यानी कि थोड़ा बड़ा ओहदा मिलता है। और अपने गुणों से, अपने कर्मों से व्यक्ति अपने समाज में प्रतिष्ठा पा सकता है। तो जिसके पास में जो पूर्व में जितने चर्चा की गई, अगर वह है तो प्रतिष्ठा पाएगा ही पाएगा। व्यक्ति यदि लग्नेश नवम भाव में होते हैं तो व्यक्ति आस्थावान काफी होता है, परोपकारी भी होता है। साथ में नवम भाव पंचम से पंचम भी है और नवम भाव सातवें भाव का तीसरा भाव भी है। सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का भी है और सातवें से तीसरा संचार भाव भी है। नवम भाव सातवें भाव का संचार भाव हो गया। तो जब सातवें भाव के संचार भाव में लगने से स्वयं बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः दाम्पत्य जीवन भी अच्छा ही होता है। धर्म भाव में, उच्च ज्ञान के भाव में लगनेश का होना व्यक्ति को चरित्रवान भी बनाता है, क्योंकि लगनेश यानी कि जो स्वयं व्यक्ति के शरीर का प्रतिनिधित्व कर रहा हो वह धर्म के जगह में हो, मंदिर के जगह में हो, उच्च ज्ञान के जगह में हो, तो उसके चरित्र तो उत्तम होंगे ही होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह हर प्रकार के गुणों से संपन्न होने की संभावना बनती है। हाँ ब्रजेश जी, बोला जाए। गुरु जी लगने अच्छे स्थिति में ऐसे गुण तो दक्षिण में अच्छे स्थिति में नहीं होंगे तो तो जैसे फिर नीच अच्छे राशि में हो जाएंगे।
लग्नेश यदि नवम भाव में होंगे तो कभी भी नीच राशि में हो ही नहीं सकते। होंगे हाँ गुरुजी। हाँ, अगर चंद्रमा चंद्रमा अगर लग्नेश बनता है तो 8 नंबर की राशि पंचम भाव में होगा, 12 नंबर की राशि तो फिर नवम भाव में होगा। चाहे वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव में हो जाएंगे। अगर वृश्चिक लग्न हो तो फिर अगर वृश्चिक लग्न होगा तब तो लग्नेश मंगल हो जाएंगे ना। चंद्रमा की राशि नीच हो जाएगी नहीं? अगर फिर हम लोग यहाँ पर वृश्चिक लग्न ही बना लेते हैं, प्रश्नों पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। अगर वृश्चिक लग्न ही अगर बनता है यहाँ पर, अगर वृश्चिक यहाँ पर बना लेते हैं तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, तो वृश्चिक लग्न होगा तो यहाँ पे मंगल हो जाएंगे, तो नीच के हो गए। जी। हाँ, नीच के रहेंगे तो वैसे तो गुण प्रलक्षित नहीं होंगे ना है, तब तो गड़बड़ हो गया ना। जी। यह नियम केवल वृश्चिक लग्न पर ही लागू होगी फिर। जी यह जी। नियम वृश्चिक लग्न या कर्क लग्न में, कर्क लग्न में नहीं होगा। कर्क लग्न यदि यहाँ पर होता है तो 4 यहाँ पर होगा तो 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की राशि यहाँ पर हो जाएगी, 8 नंबर की राशि यहाँ पर हो जाएगा, फिर यह पंचम भाव खराब होगा। जी जी। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं। हाँ, अब आते हैं, यदि दूसरे भाव के स्वामी, यदि दूसरे भाव के स्वामी यहाँ बैठते हैं, लग्न कोई भी हो, तो दूसरा भाव विद्या भाव भी कहा जाता है, दूसरा भाव धन भाव भी कहा जाता है, दूसरा भाव कुटुंबी जन के भाव भी कहे जाते हैं, दूसरा भाव परिवार वृद्धि का भी भाव है, और वह भाव, उस भाव का स्वामी का नवम भाव में आ जाना। नवम भाव शुभ भावों में से एक भाव है, गिना जाता है। यह भी भले ही भाव से 8वें हो जाए, भाव से 8वें हो जाए, परंतु सभी भावों पर यह नियम तो लागू होता है कि किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव से 8वें हो जाता है तो उस भाव के फलों में कमी आती है, उस भाव के फलों में कमी आती है। तो दूसरे भाव के फलों में कमी आएगा। अब यहाँ पर जो बैठ गया, यहां से यह छठे भाव के स्वामी बैठ गया, छठे भाव के, नवम भाव में किस भाव के स्वामी, यदि दूसरे भाव के स्वामी नवम भाव में बैठते हैं तो अपने भाव से किस भाव के स्वामी बैठ गए, छठे भाव के स्वामी बैठ गए, छठे भाव के स्वामी बैठ गए। हालांकि यह कई मायनों में उत्तम योग भी है, कई मायनों में थोड़े खराब भी हैं, परंतु उपचय, छठा भाव को उपचय भाव भी कहा जाता है, छठा भाव को उपचय भाव भी कहा जाता है, उपचय भाव भी कहा जाता है। और उपचय भाव क्या है, संघर्ष देता है। और वह भाव क्या है, दूसरा भाव क्या है, तो विद्या का भाव है, हमारे स्वजनों का भाव है। तो यह सामान्यतः अच्छे फल ही देते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, क्योंकि विद्या भाव का स्वामी, दूसरे भाव से विद्या देखा जाता है, विद्या की निपुणता, तो विद्या के निपुणता भाव के स्वामी उच्च शिक्षा भाव में बैठ गए, इसलिए व्यक्ति बुद्धिमान, व्यवहार कुशल होता है। और धन भाव का स्वामी धर्म भाव में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी, यह धन भाव भी है, धन भाव का स्वामी यह धर्म भाव है, धर्म भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति थोड़ा परोपकारी हो ही जाता है। और धन के लिए ही व्यक्ति, धन संचय करने के लिए ही व्यक्ति कोई काम करता है, तो अपने श्रेष्ठ जनों से, अपने गुरुजनों से सहयोग पाकर, सुझाव पाकर
यदि आप दूसरे भाव के स्वामी नवम भाव में हैं तो आप अपने गुरुजनों से सदैव सुझाव सलाह लेते रहें, जिसको आप अंतर्मन से गुरु मानते हैं, तो धन की वृद्धि भी होती है, अच्छा फल देते हैं। परंतु यदि यही धनेश धन भाव के स्वामी पापग्रह हो या पापग्रह से पीड़ित हो, पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो, या धन भाव का स्वामी स्वयं पापग्रह हो, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिश्रम बढ़ जाता है, कठिनाई होती है और धन संचय में समस्याएं आता है, और यह थोड़ा सा भाग्य को अवरोध करता है। अगर दूसरे भाव के स्वामी पापग्रह होकर के नवम भाव में हैं तो यह बुरे फल देते हैं। दूसरे भाव के स्वामी यदि पापग्रह होकर के नवम भाव में पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति सामान्यतः बचपनावस्था में, बचपनावस्था तो 10-12 वर्ष तक का ही कहा जाता है, इन उम्रों में या इससे पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। दूसरे भाव के स्वामी नवम भाव में होते हैं तो एक यह भी योग है कि बालारिष्ट योग कोई कोई विद्वान कह देते हैं, और सामान्यतः देखा भी जाता है कि दूसरे भाव के स्वामी यदि नवम भाव में होते हैं, दूसरा भाव क्या है, मारक भाव भी है, तो थोड़ा सा बचपना में समस्याएं आती हैं। लेकिन व्यक्ति अगर पापग्रह ही क्यों ना हो, अपने आत्मबल को मजबूत करके अपने एक निश्चित काम जहां से लाभ अधिक हो रहा हो या कम हो रहा हो, अगर पापग्रह है तो थोड़ा लाभ कम ही होगा, अगर लाभ कम हो रहा है तो अपने विचारों को जल्दी जल्दी ना बदलें, अपने विचारों को जल्दी जल्दी ना बदलें। अगर दूसरे भाव के स्वामी पीड़ित भी हों और कमजोर भी हों, कमजोर एवं पीड़ित दोनों हों, कमजोर एवं पीड़ित दोनों हों, तो दुर्घटनाएं इत्यादि जब भी दशाएं चलती है तो दुर्घटना इत्यादि होती रहती है, चोट चपेट होने की भी संभावनाएं बनती है। ऐसा क्यों गुरुजी? क्यों? छठा होने की वजह से है या किसी और वजह से है? हाँ जी, कह रहे हैं कि छठे होने की वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं या कोई और वजह है इसका? नहीं, मारक भाव का स्वामी का अष्टम भाव में आना, अपने से अष्टम भाव में आना, और मारक भाव के स्वामी का भाग्य भाव में आना, अब पापग्रह कौन होंगे? शनि हो सकते हैं, मंगल हो अब सकते हैं। हाँ, शनि एवं मंगल ही तो होंगे ना, राहु होंगे। सूर्य को तो पापग्रह की संज्ञा दिया नहीं गया है, क्रूर ग्रह की संज्ञा दिया गया है। अगर मंगल होंगे तो इनकी 12वीं दृष्टि, बल्कि चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ा। अगर शनि है तो इनकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। राहु है तो लग्न को प्रभावित किया, भ्रमित किया। हालांकि राहु की तो बात ही नहीं है, क्योंकि राहु का तो किसी भी स्वामी तो होता ही नहीं है। तो अगर शनि छठे भाव को देखेगा, एक मारक भाव का स्वामी होकर के, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी होकर के शनि अगर छठे भाव को देखेगा, छठा भाव चोट चपेट का भी है और भाग्य भाव में भी आके बैठ गया, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? जी गुरुजी, बिल्कुल होगा। बुद्ध होगा तो बुद्ध भी है तो देगा गुरुजी। अगर बुद्ध भी है तो बुद्ध भी दे सकता है, क्योंकि बुद्ध तो 3, 4, 5, 6, अगर यहाँ पे 6 नंबर, अगर यहाँ पर 6 नंबर की राशि में तो 5, 4, 3,
यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 है तो 7 8 9 10 11 12 1। हाँ तो एक आधा शेष हो गए, लेकिन मंगल चोट बुध देव चोट चपेट के कारक, दुर्घटना के कारक नहीं है ना। बुध देव क्या दुर्घटना के कारक है? नहीं गुरुजी। नहीं है। इन बातों को भी हम सबों को समझना चाहिए कि ये नहीं है। अब आते हैं हम लोग तीसरे भाव के स्वामी पर चर्चा करते हैं कि यदि तीसरे भाव के स्वामी अगर नवम भाव में बैठते हैं तो क्या फल दे सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी अगर बैठते हैं, खास करके यहाँ पर एक बात और हम चर्चा कर लेना चाहते हैं, यदि दूसरे भाव के स्वामी शुभग्रह हैं तो अच्छे फल देंगे, यदि पापग्रह हैं और पीड़ित हैं तो वह ज्यादा नुकसान दे देंगे। अगर पापग्रह भी हैं, शुभ दृष्ट हैं तो ठीक ठाक है, यानी कि दूसरे भाव के स्वामी पापग्रह होकर के नवम भाव में न हो तो अच्छी बात है। अब इसके बाद में चलते हैं, तीसरे भाव के स्वामी नवम भाव में यदि बैठते हैं तो क्या फल दे सकते हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी यदि पापग्रह हैं तो दूसरे भाव के, जैसा ही हम लोगों ने जैसा चर्चा किया था कि दूसरे भाव के स्वामी अगर यहाँ पर बैठते हैं तो शुभग्रह तो अच्छे हैं, तो वहीं अगर तीसरे भाव के स्वामी भी अगर शुभग्रह होकर के अगर आपके कुंडली में है तो आप अपने जीवन साथी की बातों को जितना मानते हैं उतना ही आपको लाभ होता है। और आपको अपने भाइयों से बड़ा प्रेम लगाव भी रहता है। हमने इसलिए कहा कि तीसरे भाव के स्वामी अगर नवम भाव में हैं तो पत्नी के सुझाव के अनुसार, आपका पत्नी के सुझाव या जीवन साथी के सुझाव पर आप आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको लाभ मिलता है, चाहे वह पापग्रह हो या शुभग्रह। ऐसा हमने क्यों कहा? इसका कोई आधार है? हाँ या ना? दृष्टि उसकी सप्तम दृष्टि गुरुजी नवम भाव पे पड़ेगी इसलिए। नहीं ना, तीसरे भाव का स्वामी यदि, अभी तो सामान्य रूप से केवल हम लोग सातवीं दृष्टि ही रख मान ले, तो यदि तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में है तो जीवन साथी के सुझाव सलाह से यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन सुगम हो जाता है और सफल होता है, समस्याएं कम आती है, विषम परिस्थितियां टल जाती है या समाधान निकल आता है। गुरु ऐसा इसका कारण ये हो सकता है कि जो सप्तम भाव है उससे नवम भाव पड़ता है तीसरा भाव। हाँ जी, यानी कि आपके जीवन साथी का भाग्य आपके भाग्य से जुड़ गया, इसलिए आप अपने जीवन साथी को सदैव अग्रणी ही समझें और आपका जीवन साथी भी आपको आप अपना अग्रणी ही समझे। तो जब दोनों एक दूसरे को अग्रणी मान लेगा तब तो फिर जीवन में कोई समस्या ही नहीं। इसीलिए तो हमने कहा। अब बतलाइए, भाव तीसरा नवम में बैठा, सूत्र कहां से कहां कैसे बन पाया? ऐसे ऐसे सूत्र तो आपसी परिचर्चा में ही बनकर निकलते हैं। ज्योतिष है, प्रतिदिन अनुसंधान होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए विचार नए सूत्र बनते ही रहते हैं। अगर यही पापग्रह हो, अगर तीसरे भाव का स्वामी पापग्रह होकर बैठ जाए तो यह अच्छा नहीं होता, यह अच्छा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक तो पापग्रह, दूसरे में आपके भाग्य भाव में बैठ गया और सातवीं राशि में बैठा, यानी कि अपने से सातवीं राशि में बैठा। तो आपने देखा होगा, गौर करेंगे तो हर कुंडली के सातवें भाव में जो राशि बनती है, लगभग सातवीं राशि एक दूसरे के अपोजिट होती है, अपोजिट ही हो जाता है। तो
एक तो आपके भाई भाव का स्वामी शत्रु राशि में बैठ गया, तो भाई भाव ही थोड़ा पीड़ित हो गया, तो बंधु वर्गों से थोड़ा अपनापन कम हो गया। और जब तीसरे भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा, अगर मान लिया कि यहीं पे 3 हो जाए, चाहे कोई भी राशि 2 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 4 हुआ तो 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12, हाँ ठीक है, तो शत्रु राशि में ही होगा। और 1 2, और यह जो शत्रु राशि में हुआ, तो संभवतः वह लग्नेश का शत्रु भी होगा, लग्नेश का शत्रु भी होगा, शत्रु भी लेकिन होगा। यहाँ पर तो शत्रु नहीं है, क्योंकि लगने से यहाँ शुक्र बन जाएंगे तो शत्रु नहीं हो पाएंगे। क्या, वृषभ अगर यहाँ लगन में पे, गुरु। हाँ, तो खैर यहाँ पर यह शत्रु बने तो यह लग्न विशेष हो गया ना, कि चंद्रमा का यह मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए यहाँ पर इस लग्न में यह लाभ दे देगा। लेकिन अन्य लग्नों में अगर 5 नंबर का ही लग्न मान ले, अगर यहाँ 5 हो जाए तो 6 7 8 9 10 11, अगर 5 हो गया तो 11 12 1 2 3 4 5 यहाँ पर हुआ, अब यहाँ पर शुक्र होगा, फिर क्या होगा, लग्नेश का शत्रु हो गया कि नहीं हो गया। जी गुरु जी। तो तीसरे भाव के स्वामी अगर बैठते हैं लग्न में, मतलब यहाँ पे, तो उतना अच्छा नहीं होता, परंतु हाँ यदि शुभग्रह हो तो कम नुकसान देते हैं। और यदि तीसरे भाव के स्वामी नवम भाव में बैठते हैं, तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। न करना चाहिए। अब आते हैं चौथे भाव पे। यदि चौथे भाव के स्वामी अगर बैठते हैं, तो यह बहुत ही उत्तम संयोग है। हालांकि यह नवम से 8वां हो गया, या भाव का स्वामी अपने भाव से छठे बैठ गया, तो एक तो केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में भी आया। तो केंद्र भाव का स्वामी जब त्रिकोण में आएगा, खास करके चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में आया, यह अच्छा ही योग बना, राजयोग बनते हैं। तो जहां पे कोई विशेष नियम लागू होता है, वहीं पे सामान्य नियम समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात और यह हो जाती है कि चौथा भाव हमारे सुखों का भाव होता है, और हम अपने सुखों के लिए ही काफी परिश्रम करते हैं। यह भी, तो चौथा भाव मन की स्थिरता का भी है, और मन की स्थिरता का भाव का स्वामी उच्च शिक्षा वाले भाव में आ जाए, तो व्यक्ति विद्वान तो होना ही है। मन भाव का स्वामी जब मन ही गुरुजनों के चरणों में चला जाए, मन ही जब गुरुजनों के चरणों में चला जाए या गुरुजनों की सानिध्यता में चला जाए, तो व्यक्ति में दयालुता क्षमाशीलता हो जाना स्वाभाविक सी ही बात है। मन ही मंदिरों में रम जाए, यह मंदिर भाव भी है, चौथा भाव मन भी है, तो व्यक्ति को पूजा पाठ में या तीर्थ यात्रा इत्यादि में ज्यादा मन लगेगा। मन ही मंदिर भाव धर्म भाव में आ जाए, तो कुल के मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति हो जाना स्वाभाविक ही है। और भी कई बातें हैं। मन चौथा भाव है, और यह लंबी यात्रा यह है, हमेशा कहीं ना कहीं घूमने फिरने का मन करता ही रहेगा। तो कुछ बातें तो यहाँ पर ही आई। अब हाँ ब्रजेश जी, बोला जाए। तो गुरु जी अपने भाव से छठ है इसमें। गुरु जैसे मीन लगन के लिए मंगल चतुर्थ भाव में बैठ गया, मीन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ बोलिए। यहाँ पे चतुर्थ भाव में बृहस्पति और मंगल दोनों बैठ गए। हाँ, तो
तो यहाँ पे तो नौमेश एवं दशमेश की युति हो गई, या द्वितीयेश एवं दशमेश की युति हो गई, या तो दोनों ही मायने में अच्छा है, या द्वितीयेश एवं लग्नेश की युति चौथे भाव में हो गया। यह तो सभी धन वर्धन, ज्ञान वर्धन, बुद्धि वर्धन, सभी वर्धन का ही योग है। यह तो बहुत ही उत्तम संयोग है। इसे तो राजयोग ही नहीं महाराजयोग कहेंगे साधारणतया। हाँ, अब यह योग प्रभावी होंगे कि नहीं होंगे यह अलग बात है। अब इसके लिए बुध भी अच्छी स्थिति में हो, बुध भी कम से कम खराब ना हो, मजबूत हो, ये ग्रहगण कम से कम किसी अंश दोष में ना हो, या ग्रहण दोष में ना हो, या सूर्य की रश्मियों से, हाँ, सूर्य की रश्मियां उतनी अस्त दोष में ना हो, तो इससे बढ़िया योग और कुछ हो सकता है क्या? नहीं गुरुजी, अच्छा योग है, चातक आईटीएन है, लेकिन परिवार के सुख में भारी कमी है। चतुर्थ भाव सुख का भाव हुआ, और यहाँ पे मतलब पत्नी से वियोग है, बच्चे से वियोग है, अकेले बहुत बड़ी कंपनी में। तो पत्नी से वियोग होना तो स्वाभाविक सी बात है। पत्नी से वियोग होना पत्नी से वियोग होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। बुध इसके अच्छे स्थान में नहीं होंगे, बुध में जरूर कुछ ना कुछ स्थान दोष कहीं ना कहीं। बुध ठीक ठाक होंगे, बलवान होंगे, तभी आईआईटीएन है। बुध काफी बलवान होगा। सूर्य और बुध छठे भाव में गुरुजी। हाँ, यही तो अब 12 अपने भाव से 12वें हो गया भावेश, तो इस भाव के फलों को कमी किया। इसीलिए तो हम करें, अगर बुध ठीक ठाक जगहों पर होता तो फिर तो संभव ही नहीं, क्योंकि भाव का स्वामी अपने भाव से गड़बड़ हो गया, इसलिए यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो गई। और जो आपने कहा कि सब इतना अच्छा योग होते हुए भी गुरु, अब हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि यदि कोई पापग्रह शुभग्रह से युक्त हो जाता है तो उसके स्वभावों में बदलाव आ जाता है, यानी कि उनके पापत्व गुण में बदलाव आ जाता है। या हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन गुणों में बदलाव आ जाएगा ना। लेकिन धारण करने वाला कौन है? व्यक्ति है, मानव है। तो हम सबों में एक सामान्य नियम है, जब बात अपने पर आती है तो हम क्या ज्यादा चाहते हैं? हम ज्ञान को ज्यादा नहीं बटोरते, हम उग्रता को ज्यादा बटोरते हैं। हम उग्रता को ज्यादा बटोरते हैं, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक में ग्रह कौन नजदीक में है? मंगल शुक्र है ना। जी तो मंगल का प्रभाव, यानी कि बुरे गुणों को हम सभी जल्दी खींच लेते हैं। इसके वजह से तो मंगल के गुणों को व्यक्ति आत्मसात करके उस पर अमल कर लेता है। ज्ञान तो है ही, लेकिन वहां पर ज्ञान कुछ फीका हो जाता है। हम बार बार कक्षा में कहते हैं कि पृथ्वी से नजदीक में जो ग्रह है उसका प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ जाता है। जैसे कि या पृथ्वी हुआ, या सूर्य हुआ, या बुध हुआ, या सूर्य, बुध, पृथ्वी, फिर मंगल ना, यहाँ पर चंद्रमा हो गया, शुक्र भी इसी के आसपास में। शुक्र कहाँ है? शुक्र और चंद्रमा चौथे घर में गुरुजी बैठे हैं, शुक्र और चंद्रमा। यहाँ सूर्य और पृथ्वी, यह हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जैसे कि प्रथम सूर्य हुआ, दूसरा कौन फिर होता है? बुध। बुध हुआ, फिर बुध की शुक्र, बात, शुक्र हुआ, फिर शुक्र पृथ्वी हुआ, फिर फिर मंगल, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि। अब यह हो गया चंद्रमा। जी गुरुजी। तो चंद्रमा एवं शुक्र का प्रभाव व्यक्ति पर ज्यादा रहता है। चंद्रमा एवं शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहता है। अब आया यहाँ ज्ञान, यहाँ आया उग्रता। तो व्यक्ति पर प्रभाव उग्रता का ज्यादा हो जाता है, ज्ञान पीछे रह जाता है।
तभी तो देखते हैं कि जब आपके मन में उग्रता की भावना किसी के बात मन में आ जाता है तो वह उसको समझाने भी जाइएगा तो जल्दी नहीं समझता, क्योंकि हावी तो वही होता है ना, मंगल हो जाता है, नजदीक है। चलिए, हम लोग विषयांतर शायद हो रहे थे। और हाँ, एक बात और है कि जिसके चौथे भाव में मंगल या सूर्य होते हैं, सामान्यतः वह चाहता है कि मैं जो बात घर में बोलूं वह सब लोग माने, परंतु घर में उससे बड़े लोग भी होते हैं, बड़े अपने अनुभव की बात करते हैं। और यह अब यहाँ पर इस व्यक्ति के पास में ज्ञान भी है और मंगल की मन में उग्रता भी है, तो वह दूसरे किसी की बातों को उतना समझ नहीं पाता। एक यह पे कमी है जिसके कारण घर में समस्याएं, और मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर होना और बुध का अपने भाव से छठे होना, यह दाम्पत्य जीवन को समस्याएं देता है काफी है। वैसे चौथे भाव के स्वामी यदि नवम भाव में होते हैं तो धार्मिक तो होता है, हर चीज ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां व्यक्ति के जीवन में माता के पक्ष से अवश्य मिलता रहता है। हर क्षेत्र में अच्छा होता है, परंतु मातृ विरोधी हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम माता के पक्ष से कुछ ना कुछ मतभेद अवश्य रहता है। अब आते हैं पंचम भाव के स्वामी यदि यहाँ बैठते हैं, अब यही मीन लग्न की ही कुंडली हो तो पंचम भाव के स्वामी यहाँ बैठ जाएंगे तो अपनी नीच राशि में हो गए। तो जब नीच राशि में हो जाएंगे तो फल तो गड़बड़ होगा ही, लेकिन सामान्यतः केवल मीन लग्न की ही तो बात है। अगर अन्य लग्न की बात हो जाए तब तो वह नहीं होगा। हाँ, मीन और वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक लग्न में लग्नेश और मीन लग्न में पंचमेश, नीच राशि के हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर नीच राशि के भी हैं, अगर नीच भंग हो रहा हो, अगर यहीं पे चंद्रमा बैठ जाए और चंद्रमा का नीच भंग हो रहा हो तो कई क्षेत्रों में लाभ भी मिलेगा और कई क्षेत्रों में नुकसान भी होगा। नुकसान किस क्षेत्रों में होगा उस पर बाद में चर्चा कर लेते हैं, पहले समृद्धि वाली बातों पर आते करते हैं। तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव विद्या का भी है, बुद्धि का भी है। अगर चाहे नीच राशि के ही क्यों ना बैठे हो, अगर नीच भंग हो रहा है तो यह ज्ञान बुद्धि के लिए ठीक है, परंतु यदि पंचम भाव से संबंधित कोई बीमारी की बात होती है तो फिर वहां पर यह नुकसान दे देगा। नहीं तो बात समृद्धि की हो, बात ज्ञानवर्धन की हो, बात नौकरी इत्यादि की हो तो बड़े अच्छे फल होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि पंचम भाव के स्वामी यदि नवम भाव में हो तो व्यक्ति विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा। अगर बुध से युत दृष्ट हो गया या बुध देव ही हो तो गणितज्ञ होगा, ज्योतिषी होगा। बुधदेव हो गए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नाट्य प्रिय संगीतज्ञ भी हो सकता है। सामान्यतः यह अच्छी ही राशि है। अगर पंचमेश एवं नवमेश का यदि राशि परिवर्तन हो जाए तो और क्या बात है, और इससे सुंदर तो कोई योग ही नहीं हो सकता। तो यदि पंचमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन होता है तो यह व्यक्ति चाहे कोई भी नौकरी करे, कुछ भी करे, लेकिन दूसरे को शिक्षा देने में इसको महारत हासिल हो जाता है। कोई भी काम ऐसा करेगा जिससे लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। वैसे व्यक्ति के आचरणों से दूसरे कोई व्यक्ति शिक्षा लेते हैं। यदि पंचमेश नवमेश का राशि परिवर्तन हो तो उस व्यक्ति के आचरण एवं व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते हैं कि देखो फलना का स्वभाव ऐसा है, फलना का व्यवहार ऐसा है। अगर छठे भाव के स्वामी अगर नवम भाव में बैठते हैं
तो यह अच्छी बात नहीं है। यह पूजा पाठ हो या आस्था की बात हो या गुरुजनों की बात हो, मेल नहीं मिलता या अनादर इन लोगों का व्यक्ति के द्वारा देखने को मिल सकता है। व्यक्ति पुण्य के काम कम करेगा, पुण्य का काम कम करेगा, लेकिन यदि खस्टेश लेकिन खस्टेश यदि नवम भाव में बैठते हैं तो यह शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। खस्टेश का अपने भाव से चौथे जाना, किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव से चौथे जाता है तो अपने भाव के फलों में सुख देता है। अगर लगने से ही चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या लग्न को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी गुरु जी, मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यह छठा भाव शत्रु का है, और शत्रु भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे गया तो शत्रु से तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो शत्रु से सुख किस प्रकार मिलेगा? शत्रु से सुख मिलना है, इसका मतलब क्या है कि शत्रु है ही नहीं। तो शत्रु से किसे सुख मिलता है? किसी को सुख मिलता है? किसी को नहीं। कुछ ना कुछ तो परेशानियां ही होती रहती है। अगर छठे भाव का स्वामी अगर पापग्रह हो करके नवम भाव में हो तो व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा क्रूरता भी होती है, और थोड़ा सा उग्र स्वभाव का हम कह सकते हैं। अगर सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे, सातवें भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठे और शुभग्रह हो तो बहुत ही उत्तम बात है। व्यक्ति स्वयं भी शीलवान एवं जीवन साथी भी शीलवान। लेकिन यदि पापग्रह हो, सप्तम भाव का स्वामी यदि पापग्रह हो तो दोनों ही खराब, नवम भाव में बैठ जाते तो व्यक्ति स्वयं तो कम लेकिन जीवन साथी थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि यह जीवन साथी का लग्न भाव होता है सातवां, और तीसरा भाव जो होता है उत्साह का होता है, और तीसरा भाव उग्र भाव भी कहा जाता है। तीसरा भाव को उग्र भाव कहा गया है कि नहीं कहा गया है? यही तीसरा भाव है। तीसरे भाव को उग्र भाव कहा जाता है या क्या कहा जाता है? शील भाव, उग्र भाव। उग्र भाव। उग्र भाव। तो लग्नेश यदि तीसरे भाव में आ जाता है तो व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ी उग्रता हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और खास करके क्रूर ग्रह हो चाहे पापग्रह हो तो थोड़ी और उग्रता बढ़ जाती है ना। तो ठीक उसी प्रकार सातवें भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाता है तो जीवन साथी थोड़ा ठीक ठाक नहीं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि सप्तम भाव का स्वामी और यदि पापग्रह हो, नवम भाव में हो और पीड़ित भी हो तो सामान्यतः दाम्पत्य जीवन उतने मधुर नहीं होते जितने होने चाहिए। और यदि सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठता है तो कुंडली में एक योग बनते हैं जिसे कहा जाता है कि संतान विलंब या संतानहीनता या और भी, यानी कि संतान प्राप्ति में थोड़ा बाधा, समस्या या देर होना, ऐसे हम सभी समझ सकते हैं। अब आते हैं आठवें भाव के स्वामी यदि नवम भाव में होते हैं। आठवें भाव के स्वामी यदि नवम भाव में बैठते हैं तो अष्टमेश तो खैर जिस भाव में बैठेगा उस भाव को खराब करता ही करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं आठवां भाव
परिवर्तन का है, नवम भाव धर्म का है। तो धर्म में ढकोसला, धर्म में मतलब दिखावा करना, धर्म का ढकोसला यानी कि धर्म में दिखावा करना, नास्तिक। यह नौवां भाव 12वें भाव का दसम भाव भी है। 8वां भाव पत्नी भाव या जीवन साथी भाव का दूसरा भाव भी है। हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी मंचला स्वभाव हम कह सकते हैं। अगर यही अष्टमेश यदि नवम भाव में हो और किसी शुभाग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो अनायास धन की भी प्राप्ति होती है। ये नहीं कि गुरुदेव पंचम भाव से देखे तभी, तीसरे भाव से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं। आठवां भाव बाधा विपदा अपमान अवनति का भी है। नौवां भाव धर्म का है, भाग्य का है, सदाचार का भी है। आठवां भाव किस चीज का है? बाधा, अपमान, अवनति, विपदा का भी है। आठवें भाव से यदि हम अच्छे गुणों का विचार करते हैं, मनन चिंतन का भी विचार करते हैं, तो आठ सभी भावों से कुछ अच्छे विषय वस्तुओं का, कुछ बुरे विषय वस्तुओं का विचार किया ही जाता है। कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि केवल वहां से अच्छे बातों का ही विचार किया जाए, बुरी बातों का भी विचार किया जाता है। तो जब आठवां भाव बाधा विपदा आपदा का है, अवनति का है, और नौवां भाव धर्म भाग्य सदाचार का है, तो अष्टमेश का नवम भाव में होना हम ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा यह ठीक ठाक नहीं है। धर्म देवता या स्वजनों से या संत जनों से अपनापन कम होने की संभावनाएं बनती है। और ऐसा भी देखा जाता है, आठवां भाव वसीयत के धन का भी है, नौवां भाव भाग्य भी है। तो वसीयत में मिलने वाले धन, तो वसीयत में जहां से धन, जिसको धन मिलने की संभावनाएं हो, तो अष्टमेश यदि नवम भाव में है तो यह एक योग बनता है। अब आते हैं नवम भाव के स्वामी। तो नवम भाव के स्वामी यदि नवम भाव में ही हो तब तो यहाँ पे कोई चर्चा करने की बात ही नहीं रह जाती। सभी चीज अच्छे ही होते हैं। जातक आस्थावान होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, सुंदर गुण वाला होगा, भाग्यशाली होगा, अपने बंधु बांधवों से अच्छा सुख पाने वाला होगा। और नवम भाव गुरुजनों का भी होता है और पिता का भी होता है। पिता के लिए तो दक्षिण भारत के कुंडली में या दक्षिण भारत के लोग नवम भाव को पिता भाव मानते हैं। हमारे विरत पराशर होरा शास्त्र में पितृ अष्टम अध्याय में देखेंगे तो वहां पे नवम भाव एक बार भी चर्चा नहीं किया गया। और आज ही हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, बड़ी पौराणिक पुस्तक है, उसमें नवम भाव की ही पिता की केवल बातें दी गई थी, दसम भाव में कुछ नहीं। तो अलग अलग पुस्तकों में इस प्रकार की बातें हैं। तो कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में भी मतांतर देखने को मिलता है। जातक यदि नवम भाव के स्वामी नवम भाव में ही होते हैं तो जातक को जिस कार्य में मन लग जाता है उसी कार्य से उसको लाभ होने लगता है। यानी कि जातक कोई भी काम करता है उसमें लाभ उसको मिलने की संभावनाएं बनती है। जातक दानी परोपकारी स्वभाव का, देव ब्राह्मण गुरुजनों का आदर सत्कार करने वाला होता है। अब यदि दसम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ जाएं, यदि दसम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठते हैं, भले ही यह अपने भाव से 12वें हों, लेकिन कहीं कहीं कुछ विशेष नियम लागू हो जाते हैं, अपवाद हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य कर्म के बल से ही
मजबूत होता है। भाग्य अच्छा कब होगा? जब हम उस लायक कर्म करेंगे। तो कर्म तो 10वां भाव ही है, यानी कि भाग्य किसके अधीन है? कर्म के अधीन। 10वें भाव के अधीन है। कर कर्म 10वें भाव के अधीन है, इसलिए 10वें भाव का स्वामी का 9वें भाव में होना ठीक ही तो है। ऐसे व्यक्ति यदि 10वें भाव के स्वामी 9वें भाव में होते हैं तो इनके कार्यों में सत्यनिष्ठता, धार्मिक प्रवृत्ति, सचरित्रता इत्यादि झलकती है। सौम्य प्रकृति के होते हैं। इनके मित्र भी निष्ठावान होते हैं। जिसके 10वें भाव के स्वामी 9वें भाव में होते हैं उनके मित्र भी सच्चे होते हैं। 10वें भाव के स्वामी का 9वें भाव में आना यह पिता के लिए सामान्यतः ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे माता का भाव चौथा होता है। सभी पुस्तकों में माता के भाव के लिए कभी बदलाव नहीं लिखा गया कि माता का विचार तीसरे भाव से करते हैं। ऐसा कहीं किसी पुस्तक में नहीं है, चौथे भाव से ही है। तो चौथा से 7वां, यानी कि 7वां भाव पति का है। तो इस नियम से 10वां भाव क्या हो गया? पिता का भाव हुआ। और पिता के भाव का स्वामी 9वें भाव में आना यह क्या देता है? पिता को कष्ट देता है। कम से कम भले ही पिता पूर्ण आयु जिए, लेकिन जातक के जन्म होने के बाद में पिता के जीवन पे एक आध बार संकट जरूर आता है, आयु संबंधी। आयु संबंधी संकट निश्चित रूप से आने की संभावनाएं बनती है। अब हम लोग चलते हैं 11वें भाव के स्वामी यदि 9वें भाव में बैठते हैं तो क्या होता है? 11वें भाव के स्वामी का 9वें भाव में बैठना यह सदैव ही अच्छा है, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी जब 11वें भाव में बैठ जाता है तो यह लग्न को सपोर्ट करता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। भाव का स्वामी अपने भाव से 11वें में बैठ जाए तो यह कभी नुकसानदायक नहीं होता। तो 11वें भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में बैठता है तो 9वें भाव के लिए भी अच्छा है और 11वां भाव भी अच्छा है। व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, सत्यनिष्ठ बनाता है, सदाचारी बनाता है, कार्य कुशल बनाता है। लेकिन ग्रहगण के भी अपने कुछ निजी गुणधर्म होते हैं। उन निजी गुणधर्मों को भी लेना चाहिए। यदि हम उनके निजी गुणधर्मों को नहीं समायोजन करते हैं तो हमारी कम बुद्धि का परिचय होगा। 11वें भाव के स्वामी यदि 9वें भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को अपने अग्रज जनों, खास करके अग्रज जनों, हम गुरुजन भी कह सकते हैं, पिताजन भी कह सकते हैं, अग्रज भी कर सकते हैं, उसके प्रति मन में श्रद्धा होती है। 11वां भाव इच्छा का है, 9वां भाव धर्म का है। इच्छा भाव का स्वामी यदि धर्म भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को धार्मिक आयोजनों में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अब आते हैं 12वें भाव के स्वामी यदि 9वें भाव में बैठता है तो क्या फल हो सकता है? तो 12वां भाव वैसे ठीक भाव नहीं माना जाता। 6ठा, 8वां, 12वां, ये तीनों भाव कुंडली के खराब होते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों का नुकसान करते हैं। परंतु 12वां भाव अपरिचितों का भी है, 9वां भाव लंबी दूरी का भी है,
तो व्यक्ति अगर दूर जा करके अपरिचितों की जगह पे जाके अपने भाग्य को लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने कार्यों को बढ़ावा के लिए कुछ करता है, तो यह बहुत ही अच्छा योग बनता है। नवमेश का यानी द्वादशेश का नवम भाव में होना विदेश यात्रा को भी दर्शाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी दर्शाता है। अभी कुछ रोज पहले ही तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्लास किया था, तो उसमें 12वां भाव एवं 9वां भाव का संबंध पर चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? जी गुरु जी, हुआ था। लेकिन अगर वही 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में आकर के अगर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को यह दुराचारी बना देता है, यानी कि स्वभाव खराब कर देता है। अनेक प्रकार के चिंताओं से मन पीड़ित भी हो सकता है। गुरुजनों के प्रति स्नेह कम हो जाता है। अगर 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे और पाप प्रभावित हो तो मन में कपट की भावना थोड़ा बढ़ जाता है, आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव कम हो जाता है, क्योंकि 12वां भाव आध्यात्मिकता का भी है। 12वें भाव से आध्यात्मिकता का भी विचार कर लेते हैं, 9वें भाव का भी। 9वें भाव से यदि आध्यात्मिकता की विचार होती है तो 12वें भाव से भी आध्यात्मिकता का विचार होता है। तभी तो 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है। मोक्ष कब मिलती है? जब व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चला जाता है, तब तो मिलती है ना। तो हम सबों को जब भी फलादेश करें तो किसी एक पहलू पर हम लोग ना सोचे, कई जितने पहलू पर हम लोग सोच सकते हैं उतने पहलू पर सोचने का प्रयास करें। ये नहीं कि पुस्तक पढ़ लिए, पुस्तक में 2-4 शब्द लिख दिया गया है, उसी को रट लिए, उसी के सहारे फलादेश कर रहे हैं, तब तो यह बेवकूफी होगी। फिर अनुभव कहाँ से आया? अनुभव तो यही है। जितना चिंतन मनन कीजिएगा, जितने अधिक से अधिक शब्दों का विवेचना कीजिएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब जाके कल्पना शक्ति का विकास होगा। मन मर्यादा हम सबों की बढ़ेगी, जितने अच्छे ढंग से फलादेश करेंगे उतने अच्छे। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु हम सबों को समझ में आया होगा। यदि किसी सदस्य को इस आज की कक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, बोल सकते हैं।